नमस्कार बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में लगे पाठ अतीत में दबे पाँव जो वितान पाठ्यपुस्तक में से लिए गई है के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक हैं ओम थानवी जी। अतीत में दबे पाँव पाठ हमें सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बताता है। ओम थानवी जी ने इस पाठ को बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। एक यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा है और एक रिपोर्ट के रूप में इसको लिखा है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए अब इसे एक तालिका अर्थात फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं। सिंधु सभ्यता चार्ल्स मैसन द्वारा 1826 में खोजी गई थी। अलेक्जेंडर किंग द्वारा 1856 में संरक्षित की गई। यह सिंधु नदी पर स्थित है। खुदाई के बाद 2 स्थान पाए गए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 2 स्थानों पर ही खुदाई की गई थी। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सिंध राज्यों में भी अवशेष मिले हैं। इसे कांस्य युग की सभ्यता की भी संज्ञा दी गई है। हड़प्पा सभ्यता को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग 4 समाज में काम करने वाले लोगों के आधार पर बांटे गए हैं। पहला वर्ग था विद्वान लोगों का, दूसरा वर्ग था व्यापारी लोगों का, तीसरा वर्ग था योद्धा लोगों का और चौथा वर्ग था श्रमिक लोगों का जो मजदूर वगैरह काम करते थे। ये अनुशासित सभ्यता थी, समाज पोषित सभ्यता थी। अनुशासित सभ्यता और समाज पोषित सभ्यता और विकसित सभ्यता होने के बावजूद भी ये लो प्रोफाइल सभ्यता थी कि दिखावा आडंबर नहीं था। जल निकासी के आधार पर इसे जल संस्कृति की भी संज्ञा दी गई है। आइए अब इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखक ओम थानवी जी जब मोहनजोदड़ो में गए तो वहाँ पे उनको चारों ओर इस सभ्यता के प्रमाण दिखाई देते थे। इससे लेखक हमें बताते हैं कि इतिहास भी कभी वर्तमान था, यह वर्तमान भी कभी हमारी तरह सजीव और विकसित था। यहाँ जितने भी प्रमाण मिले हैं या बिखरे पड़े हैं वे बेशक ऐतिहासिक हो सकते हैं, लेकिन इससे आगे भी बहुत कुछ है जो जानने योग्य है। लेखक बताना चाहते हैं कि हम इन प्रमाणों के माध्यम से उस वर्तमान को आज के वर्तमान में जी पा रहे हैं। वह वर्तमान हमारी आंखों के आगे साकार हो जाता है। मतलब ऐसे प्रतीत होता है कि आज भी वो सभ्यता है, आज भी वहाँ लोग रह रहे हैं। वह वहाँ की दीवारों, सड़कों, घर घर की देहरी में जाकर वह सब महसूस करने लग जाता है जहाँ वह इतिहास के पार झांकना आरंभ कर देता है। आगे देखें। आइए अब हम सिंधु सभ्यता की विशेषताएं जानें। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछूहे समयों का भी दस्तावेज होते हैं जो सिंधु सभ्यता हमें बताती है। नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं?
आइए इन विशेषताओं को आगे विस्तार से हम जानते हैं। सबसे पहली विशेषता कि सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। अर्थात कि सिंधु सभ्यता हर तरह से, हर प्रकार से संपन्न थी, साधन थे, परंतु दिखावा या आडंबर बिल्कुल नहीं था। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो में चारों ओर बिखरे हुए हैं। शहर का व्यवस्थित रूप, चारों ओर मकान की सुविधा संपन्न बनावट, पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था, सड़कों का आकार तथा बनावट, विशाल स्नानागार के सबूत इत्यादि बातें इसकी भव्यता की कहानी अपने आप कह जाते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार के राजप्रसाद दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात कि किसी भी राजा का राज्य वहाँ दिखाई नहीं देता है कि कोई राजा राज करता होगा। ना ही ऐसे प्रमाण मिले हैं। कुओं की व्यवस्था, तांबे का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग, कपड़ों पर रंगाई, पूजा स्थल, अन्य स्थानों से व्यापार संबंध, खेती के साधन मिलते हैं। कपड़ों पर रंगाई अर्थात कहते कि कपड़ों के वहाँ कारखाने थे, कपड़े बनते थे, रंगाई होती थी। अन्य स्थानों से व्यापार संबंध अर्थात वहाँ आयात निर्यात होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता था। खेती के साधन मिलते हैं, वहाँ पर विकसित सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं। ग्रिड शैली में सेक्टरनुमा कॉलोनियाँ थीं, जैसे चंडीगढ़ और इस्लामाबाद में हैं। यहाँ पर साधन विद्यमान थे। इन्हीं सब पर दृष्टि डालने के बाद कहा गया है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। आपको चित्र के माध्यम से भी ये दिखाई दे रहा है कि हर तरह से वो साधन संपन्न दिखाई देती है। दूसरी विशेषता, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्यबोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। सिंधु सभ्यता में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। अभी हमने पहली विशेषता में पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता में कोई राजप्रसाद नहीं मिला है, कि राजा के वहाँ पे कोई जिक्र नहीं आता है, या राजमहल का कोई जिक्र नहीं आता है। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। कि तकनीक में वो परफेक्ट थी, उससे भी ज़्यादा वो कला में, आर्ट में वो माहिर थी। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, राजमहल, मंदिर और मूर्तियाँ बनाई गई, जो हमें मिलती है इतिहास में। किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियाँ, खिलौने और मृद भांड नावें मिली हैं। नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा है। इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देते। इससे कहते हैं कि एक छोटे सरपंच की तुलना हम कर सकते हैं कि नरेश तो था, राजा तो था, पर उसके सिर पे जो मुकुट है वो बहुत ही छोटा था। उसे सरपंच को मान सकते हैं, लेकिन एक राजा को नहीं हम मान सकते। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीज़ों को सलीके से बनाया गया है कि आम लोग उससे काम कर सकें, समाज का पोषण हो सके। अतः हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग सौंदर्यबोध हैं, सौंदर्यबोध से पोषित हैं, जो कि समाज पोषित हैं, राज पोषित या धर्म पोषित नहीं हैं। लेखक का मानना है कि पुरातत्व के चिन्हों के आधार पर आप ये कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। ये बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो ऐसी सभ्यता है जो सबसे विकसित सभ्यता कही जाती है। ऐसा कहने के पीछे इस नगर की व्यवस्था है। इस नगर की व्यवस्था बेजोड़ थी।
कहने का भाव है कि उसके जोड़ की उसके जैसी व्यवस्था हमने आज तक नहीं देखी है। ग्रिड शैली में बनी सेक्टर नुमा कॉलोनियाँ थीं। यह अब तक की मिली सबसे विकसित सभ्यता है, इसी कारण से ही कही जाती है। जहाँ पर पानी के निकासन की व्यवस्था उत्तम थी, स्नानागार तथा समूहक पूजा स्थल, जहाँ सब मिलकर समूह मिलकर पूजा करता है, बहुत ही उत्तम शैली के बने हुए हैं। घरों की व्यवस्था भी अद्भुत है। सड़कें चौड़ी तथा पक्की थी, उसके दोनों ओर नालियाँ बनी हुई थी, और कहते हैं कि नालियाँ तो ढकी हुई थी। गंदे पानी के निकलने के लिए नालियाँ अलग थी, साफ पानी वाली अलग थी। घरों तथा नगर के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अप्राकृतिक टीले मतलब एक तो प्राकृतिक रूप से टीले बनते हैं, पहाड़ बनते हैं। ये अप्राकृतिक रूप से इन्होंने अपने जो रहने का स्थान था उसको ऊंचा बनाया हुआ था। टीले बनाए हुए थे, मिट्टी के टीले, ताकि नगर में सिंधु जो सागर है उसका पानी ना आ सके, पानी से सुरक्षित रखा जा सके नगर को। खेती भी की जाती थी, अन्न को संभाल कर रखा जाता था, उसके लिए कोठार थे, गोदाम थे। इन सब बातों के बावजूद जहाँ पर राजप्रसाद तथा मंदिर, राजप्रसाद अर्थात कि जहाँ पे राजा का किसी का जो था दबदबा वो नहीं था, राजमहल नहीं थे, राजा के रहने का निवास है वो नहीं मिला। मंदिर का सर्वथा अभाव देखा गया है, मंदिर भी नहीं मिले हैं। जहाँ पर खुदाई के दौरान गहने, खिलौने, बर्तन, कंघी, अनाज के बीज, जो आम इंसान की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, इत्यादि सब पाए गए हैं। लेकिन युद्ध में प्रयोग होने वाले हथियार नहीं पाए गए हैं। औजार पाए गए हैं पर हथियार नहीं पाए गए हैं। औजार जैसे ये चित्र में भी दिखाया गया है कि जो समाज में कामकाज में उपयोग में लाई जाते हैं वो औजार मिले हैं। किसान के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, कारीगरों के लिए हथियार नहीं मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि पुरातत्व सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। ताकत से शासित होने की, हथियार नहीं मिले हैं। हथियार का कहाँ प्रयोग होता है? जहाँ अपनी शक्ति दिखाई जाए, जहाँ अपनी ताकत दिखाई जाती है। और जब यहाँ पे अनुशासन होता है वहाँ तो ताकत दिखाई नहीं जाती है। इसलिए अनुशासित सभ्यता थी, समाज पोषित सभ्यता थी। लेखक कहते हैं कि ये सच है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो खंडर हैं बचे हुए, वहाँ में अगर किसी के आंगन की जो टूटी फूटी सीढ़ियाँ हैं, अब वो हमें कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। अर्थात कहने का भाव है कि इन टूटे फूटे घरों की सीढ़ियों पर खड़े होकर आप विश्व की सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं, कि ऐसी सभ्यता जो साधन संपन्न थी। क्योंकि सिंधु सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता आडंबर रहित, कोई दिखावा नहीं था, एवं अनुशासन प्रिय सभ्यता थी। यहाँ के मकानों की सीढ़ियाँ उस कालखंड तथा उससे पूर्व का एहसास कराती हैं। पूर्व अर्थात पहले का एहसास कराती है, जब यह सभ्यता अपने चरम पर रही होगी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। खंडरों से मिले अवशेषों और इन टूटे फूटे घरों से मानवता के चिन्ह और मानव जाति के कर्मिक विकास को भी देखा जा सकता है, कि मानव जाति ने किस क्रम से है जो विकास किया है। इसकी नगर योजना अद्वितीय है कि उसके जैसी दूसरी कोई नहीं है। उस समय का ज्ञान, उसके द्वारा स्थापित मानदंड
मानदंड के क्या नियम बनाए गए थे, आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। अनुकरणीय मतलब अनुकरण, किसी को फॉलो करना। हम आज भी उसको मानते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। कहते हैं ना कि चंडीगढ़ का जो नक्शा है वो सिंधु सभ्यता की जो सेक्टर नुमा कॉलोनियाँ हैं उसकी नकल है। इस प्रकार हम इन सीढ़ियों पर चढ़कर किसी इतिहास की खोज नहीं करना चाहते, बल्कि सिंधु सभ्यता के सभ्य मानवीय समाज को देखना चाहते हैं, ये लेखक का मानना है। आगे देखें। लेखक का मानना है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। उनके कहने का भाव है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इतिहास से जुड़े हजारों प्रमाण इधर उधर बिखरे हुए हैं। ये खंडहर इस सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ से प्राप्त खिलौने, गहने, बर्तन, नावें इस सभ्यता से जुड़ी हर बात का खुलासा लेखक करते हैं। इनसे वहाँ की संस्कृति के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। परंतु जब इन खंडरों पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जान पड़ता है मानो अभी बोल पड़ेंगे। इनके घर अब भी अपने होने का एहसास करा देते हैं। गलियों में खड़े हों तो लगता है अभी बैलगाड़ी सामने से निकल रही है। बैलों के चलने की जो झुनझुन है, जो उनके गलों में जो घंटी है उसकी आवाज़ आती है। शहर की दीवारों में अब भी टेक लगाकर खड़े हो सकते हैं। घर की देहरी पर जाएं तो ऐसा जान पड़ता है मानो अब भी यहाँ पर लोग निवास करते हैं। और लेखक यहाँ तक कह देते हैं कि रसोई घर में पकते पकवान की सुगंध अब भी आपको नाक के पास महसूस होती है, कि आप उस सुगंध को महसूस कर सकते हो खंडर के बीच में जो उनकी रसोई बनी हुई है। तब लगता है कि मानो टूटे फूटे खंडर हैं जो सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। और बच्चे जो बिल्कुल सही भी है। हम किसी भी ऐतिहासिक जो स्मारक है हम उसको देखने के लिए चले जाएं, जो भारत में भी हैं इतनी है, आगरा में चले जाएं, जयपुर में चले जाएं, अगर हम उनको जाके देखते हैं तो हम वो चीज़ों को महसूस करते हैं कि यहाँ पे लोग रहते होंगे, यहाँ पे राजा महाराजा रहते होंगे। आगे लेखक कहते हैं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति की संज्ञा दे सकते हैं। किसके आधार पर? नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी की व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है, हम सबसे प्रश्न पूछता है, क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? और इसका उत्तर बिल्कुल सही है, हम कह सकते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो के निकट बहती हुई सिंधु नदी एक कारण सिंधु नदी, सिंधु सागर, नगर में कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी की व्यवस्था को देखकर लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कहा है। और मैं लेखक से पूर्णतः सहमत हूँ। प्रत्येक घर में एक स्नानागार था। घर के भीतर से पानी, जब मैला पानी नालियों के माध्यम से बाहर हौदी में आता था और फिर बड़ी नालियों में चला जाता है। कहीं कहीं नालियाँ ऊपर से खुली हैं, परंतु अधिकतर नालियाँ ऊपर से बंद हैं। उनकी जल निकासी व्यवस्था बहुत ही ऊंचे दर्जे की थी। नगर में कुओं का प्रबंध था। ये कुएं पक्की ईंटों के बने थे। अकेले मोहनजोदड़ो नगर में 700 कुएं हैं। यहाँ का महाकुंड लगभग 40 फुट लंबा और 25 फीट चौड़ा है। आज भी हम इस युग में भी बड़े बड़े नगरों में भी ऐसी निकासी हमें देखने को नहीं मिलती है जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली है। आज भी बड़े बड़े शहरों में वर्षा होती है तो पानी जमा हो जाता है, पानी निकलने का कोई जरिया नहीं है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में
ये जो नगर नियोजन है, जो निकासी है, पानी की निकासी वहाँ देखने को मिली है। इस नगर में अब जो देखने को बचा है, कहा जाता है कि वो सिर्फ जल व्यवस्था ही है। ऐसी जल व्यवस्था जो स्वयं में अद्भुत है। आज के समय में जब हम स्वयं को आधुनिक कहते हैं, ऐसी जल व्यवस्था प्रणाली देखने को नहीं मिलती है। आज चारों तरफ पानी की कमी देखने को मिलती है। ऐसे में सिंधु सभ्यता के अंदर हमें बड़ा सामूहिक स्नानागार मिलता है। एक ही पंक्ति में 8 स्नानागार हैं। प्रत्येक घर के अपने स्नानगार हैं। पक्की ईंटों की नालियां हैं जिसे पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता रहा है। बड़े बड़े कुएं वहाँ पर विद्यमान हैं जिससे नगर में पानी की व्यवस्था की जाती है और इसके आधार पर इसे जल संस्कृति कहना गलत नहीं। आइए अब हम मोहनजोदड़ो के उत्खनन अर्थात खुदाई से प्राप्त जानकारियों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को जान लेते हैं। नंबर 1, सिंधु सभ्यता में सुनियोजित ढंग से नगर बसाए गए थे। नंबर 2, नगरों में निकासी की उत्कृष्ट प्रणाली थी। नंबर 3, मुख्य सड़कें चौड़ी तथा गालियां अपेक्षाकृत संकरी होती थी, संकरी था तंग। नंबर 4, मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। नंबर 5, कृषि भी व्यवसाय था। नंबर 6, यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ियां तथा नावें थी। नंबर 7, हर जगह एक ही आकार की पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नंबर 8, हर नगर में अन्न भंडार गृह, स्नान गृह आदि थे। नंबर 9, गहने, मुद्रा आदि से संपन्नता का पता चलता है कि किस तरह ये संपन्न सभ्यता थी। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। यात्रा वृत्तांत बच्चे जैसे अपने 11वीं कक्षा में स्पीति में बारिश पड़ा था और उसमें कृष्णनाथ जी हैं जो स्पीति की यात्रा पर जाते हैं और उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक यात्रा वृत्तांत लिखा है जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। जब हम उसको कक्षा में बैठे हुए पढ़ते हैं तो हम स्पीति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और महसूस करते हैं कि स्पीति में लोग कैसे रहते होंगे। ऐसे ही इन्होंने जब सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहनजोदड़ो की जब इन्होंने यात्रा करी तो उसके ऊपर एक यात्रा वृत्तांत लिख दिया और इसकी रिपोर्ट भी उन्होंने तैयार करी। रिपोर्ट के रूप में मिला जुला रूप है ये, जिसको पढ़कर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पाठ विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है कि उसको फिर जीवित कर देता है। अर्थात फिर उसको जीवित कर देता है। इस ढंग से जो लिखा गया है यात्रा वृत्तांत कि वो इतने सुनियोजित ढंग से लिखा गया है कि वो फिर जीवित हो जाता है। लेखक ने टीलों, स्नानागारों, मृद भांडों, मृद मतलब मिट्टी के भांडे, बर्तन, कुओं, तालाबों, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की उस समझदार भवात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज कर हमें दिखाया है। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना दर्शकों को अभिभूत करती है। वे आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों की नीरस नियोजन की अपेक्षा ज़्यादा रचनात्मक थी। चंडीगढ़ का कहते हैं जो जीवन है, वो जो लोग हैं, जो सेक्टर नुमा कॉलोनियाँ हैं, वो कहते हैं कि पड़ोस में क्या हो रहा है दूसरे पड़ोसी को कोई लेना देना नहीं है, नीरस है जीवन वहाँ का। लेकिन वहाँ की जो सिंधु सभ्यता की जो सेक्टर नुमा कॉलोनियाँ थी वहाँ पे ऐसा जीवन नहीं था। उसकी बसावट थी जो शहर के खुद विकसित होने का अवकाश भी छोड़ती है कि शहर को विकसित आगे बढ़ने के लिए वो देती है, अवकाश देती है। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों, पुरातत्व मतलब पुरानी जो सभ्यता है कि निष्प्राण के जिनमें प्राण नहीं है, चिन्ह जो मिले हैं एक ज़माने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान किया जा सकता है कि उस समय जो लोग हैं जो निष्प्राण पड़े हुए हैं उनकी सामाजिक हालात क्या थे, धार्मिक हालात क्या थे, राजनीतिक स्थिति व आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी, उसकी जो गतिविधियाँ, जो कुछ भी वहाँ होता था उसका जो अनुमान हम लगा सकते हैं।
वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह अपनी समझ से अनुशासित थी। उसमें भव्यता थी पर आडंबर नहीं था। उसकी खूबी उसका सौंदर्य बोध था जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। इतनी विकसित सभ्यता और धर्म पोषित न होकर, राज पोषित न होकर जो समाज पोषित थी, इतनी विकसित सभ्यता थी। लेकिन लेखक ये हमें संदेश देना चाहता है, उसका मन कचोटता है, उसका मन दुखी होता है कि अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों को आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। कि आधुनिक विकास के कारण, आधुनिक जो व्यवस्था बन रही है, आधुनिक जो कुछ भी नया बन रहा है, जब कुछ बनाया जा रहा है कि जो पुराने खंडर है इनको ढाकर नया कुछ बनाया जाए, तो कहते हैं लेखक का मन दुखी होता है कि हमें अपनी पुरानी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी जो इमारतें, हमें उनको बचा के रखना है, ना कि उनको विकास के कारण उनको हमने समाप्त कर देना है। विकास तो करना है परंतु पुरानी सभ्यता का पतन नहीं करना है। आइए बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर हम जान लेते हैं। बच्चों, अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। नंबर 1, यदि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भवन तो मिलते पर मोहरे, खिलौने, मूर्तियाँ आदि ना मिलती तो क्या होता? अपने विचार लिखिए। नंबर 2, हड़प्पा के अधिकतर साक्ष्य विकास की भेंट चढ़ गए हैं। आपके विचार से विकास किस सीमा तक किया जाना चाहिए और क्यों? नंबर 3, 5000 साल पहले ये आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा का अर्थ क्या है? ये एक पाठ में से ली गई पंक्ति है। आप अपनी धरोहरों और प्राचीन इमारतों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करेंगे? पहला उत्तर देखें, यदि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भवन मिलते तो। यदि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में मोहरे, खिलौने, मूर्तियाँ आदि ना मिलती तो भवन निर्माण कला तथा घरों की व्यवस्था के अलावा मूर्ति कला, चित्रकला और अन्य शिल्पों की जानकारी ना मिल पाती, क्योंकि लेखक कहते हैं कि वो तकनीक सिद्ध ना होकर कला सौंदर्य उसमें बहुत था, तो हम उसके बारे में जान ही नहीं पाते। नंबर 2, हड़प्पा के अधिकतर साक्ष्य विकास की भेंट चढ़ गए कि विकास करते करते जो लेखक का मन कचोटता है कि विकास करते करते वो सब कुछ हम भेंट चढ़ा देते हैं। मनुष्य, इसका उत्तर क्या है कि मनुष्य के सभ्य होने का मापदंड विकास माना जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताएं पूरी करने की तथा सभ्यता की ओर कदम बढ़ाने के लिए संसाधनों का अधिक उपयोग करता है, जिससे दूसरा पक्ष प्रभावित होता है। मेरे विचार से विकास उस सीमा तक किया जाना चाहिए जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में कोई निराश ना हो। आगे, 5000 साल पहले ये आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। कहने का भाव है कि अत्यंत उन्नत रहा होगा। मैं अपनी धरोहरों और प्राचीन इमारतों को सुरक्षित रखने के लिए, आगे 7वें प्रश्न है कि आप अपनी धरोहरों और प्राचीन इमारतों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करेंगे? पंक्ति का अर्थ है अत्यंत उन्नत रहा होगा, और दूसरे जो है इसका भाग है उसका क्या उत्तर है कि नंबर 1, आसपास सफाई रखेंगे, प्रदूषण फैलाने वाले कारकों का नियंत्रण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, सरकार का ध्यान इनकी ओर आकर्षित कराने का प्रयास करेंगे। बच्चे, आशा है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।